नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़। टॉप न्यूज़ में दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। त्रिपुरा के बाद नागालैंड और मेघालय में भी विधानसभा चुनाव संपन्न। विभिन्न चैनल्स के एग्जिट पोल में त्रिपुरा नागालैंड में भाजपा की वापसी के संकेत, मेघालय में बताई कड़ी टक्कर। जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़े घोटाले के मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को सम्मन। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए उठाया कदम। अमेरिकी सरकार की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म में भारत की प्रशंसा, आतंकवाद के खिलाफ भारत के काम को बताया बेहतरीन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने नए ब्रेग्जिट समझौते की घोषणा की। कहा, ब्रेग्जिट की लंबित दिक्कतों को दूर करने और यूरोपीय संघ के साथ नया समझौता करने के लिए लगा देंगे पूरा जोर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट पर 5वें वेबिनार को संबोधित करेंगे, जिसका विषय होगा क्षमता को उजागर करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीवन को सुगम बनाना। 11 मार्च तक 12 वेबिनार का आयोजन किया जाने वाला है। यह वेबिनार केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लिखित सप्तऋषि प्राथमिकताओं पर आधारित है और इनका उद्देश्य बजट में की गई घोषणाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी हितधारकों में समन्वय स्थापित करना है। बजट के बाद के वेबिनार के विचार की परिकल्पना खुद प्रधानमंत्री ने की थी। भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ बेहतरीन काम किया है। अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने आतंकवादी संगठनों को पहचानने, उन्हें तबाह करने और आतंकवाद के खतरे को कम करने की दिशा में शानदार काम किया है। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्य, मध्य भारत के कुछ इलाकों में आतंकवाद अभी भी प्रभावित करता है। यदि आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच है और आप यूके में जाकर रहना या नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए आज से इस बेहतरीन अवसर की शुरुआत हो रही है। इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम के तहत आज से 2400 भारतीयों के लिए जो है ये स्कीम शुरू हो रही है और इसके तहत जो है 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच के भारत के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं के लिए यूक्रेन में सर्वश्रेष्ठ अनुभव करने का एक बेहतरीन अवसर है। इसके लिए आवेदकों के पास प्रासंगिक शैक्षिक योग्यता, स्नातक डिग्री स्तर या उससे ऊपर और 2530 पाउंड लगभग जिनके पास 2.6 लाख की बचत होगी और उनके कोई आश्रित या नाबालिग बच्चे नहीं होंगे, तो ऐसे लोगों को वीज़ा मिल सकता है। हम आपको बता दें कि 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच ब्रिटिश हाई कमीशन में आवेदन आप कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष के भारतीय नागरिकों को ब्रिटेन में 2 साल तक रहने और काम करने की अनुमति होगी। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो स्नातक डिग्री या उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता होना आवश्यक है और आवेदक के पास 2530 पाउंड लगभग 2.6 लाख के बजट होना अनिवार्य है। मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को मतदान का काम पूरा हो गया। राज्य की 60 में से 59 सीटों पर रिकॉर्ड 76% से ज्यादा मतदान की खबरें हैं। उम्मीदवारों में से एक के निधन के कारण सोही योनग निर्वाचन क्षेत्र में मतदान को स्थगित कर दिया गया। मतदान को लेकर क्या युवा, क्या महिलाएं, सभी में उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। सत्तारूढ़ एनपीपी सत्ता में बने रहने और बीजेपी, टीएमसी और दूसरे क्षेत्रीय दल सत्ता में आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कुल 369 उम्मीदवारों में से 36 महिलाएं हैं, जिनमें सबसे अधिक 10 महिला उम्मीदवार कांग्रेस की हैं। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा दक्षिण तुरा विधानसभा सीट से मैदान में हैं। विपक्ष के नेता और टीएमसी के मुकुल संगमा 2 सीट सोंगसक और तिक्रिकिल्ला से चुनाव लड़ रहे हैं। सत्तारूढ़
एनपीपी ने 56 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस और बीजेपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 58 सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं। यूडीएफ के 46 उम्मीदवार भी मैदान में हैं। वहीं अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। राज्य में 83% से ज़्यादा मतदान हुआ। मतों की गिनती 2 मार्च को होगी। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। एनडीपीपी और बीजेपी सीटों की साझेदारी के तहत 40 और 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कांग्रेस ने 23 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। 60 सदस्यीय विधानसभा की 59 सीटों के लिए 4 महिलाओं और 19 निर्दलीय समेत 183 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। विभिन्न समाचार चैनल के एग्जिट पोल की बात करें तो इसमें मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा होने, नागालैंड में भाजपा समर्थित एनडीपीपी को जीत मिलने और त्रिपुरा में सरकार गठन में एक नई पार्टी टिपरा मोथा की महत्वपूर्ण भूमिका होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात करते हैं सूरज मोहन झा अपने सहयोगी से। सूरज, संपन्न हो गए हैं चुनाव के बाद अब मतगणना 2 तारीख को होगी, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है, आपका क्या अनुमान है? बिल्कुल प्रतिबिंब मतदान मेघालय में संपन्न हुआ और अभी जो ताज़ा आंकड़े चुनाव आयोग ने दिए हैं उस हिसाब से 82% के आसपास अभी आंकड़े हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पिछली बार के 86% को पार कर लेगा, चूंकि रूमोटोरियो से भी आंकड़े आ ही रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें मतदान के बाद अब स्थिति कैसी है, तो पिछले हम 6 चुनावों में देख चुके हैं मेघालय में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था प्रतिबिंब। और इस बार भी जिस तरह से विभिन्न मीडिया चैनलों ने और सर्वे संस्थाओं ने जो एग्जिट पोल किए हैं उसमें भी ऐसा ही लगता है कि इस बार भी मेघालय में किसी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। इसका एक कारण है प्रतिबिंब कि ये 3 हिली एरियो में बटा हुआ है, खासी, गारो, जैंतिया, और यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, उसके अलावा क्षेत्रीय पार्टी एनपीपी जैसी पार्टियां हैं और मुकुल संगमा के नेतृत्व में अब टीएमसी भी है। उसके अलावा यहाँ पे सब रीजनल पार्टियां भी हैं, जैसे यूडीपी, पीडीएफ, एलडीपी, वीपीपी। ये पार्टियां आपको दिल्ली में सुनाई नहीं देंगी, लेकिन यहाँ पर ये अपने अपने क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण है। जैसे यूडीपी जो जिसका नेतृत्व लिंगडो करते हैं, वो यहाँ के खासी समुदाय के एक बड़े नेता है और खासी क्षेत्रों में जब आप जाएंगे तो आपको यूडीपी काफी प्रमुख और मजबूती से लड़ती हुई नजर आएगी। इसी तरह गारो हिल की बात है और जैंतिया हिल की बात है, तो उसका परिणाम यहाँ पर हमें नतीजों में भी देखने को अब तक मिलता रहा है कि फ्रैक्चर मैंडेट यहाँ पर आया है। जहां तक बात राष्ट्रीय पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पुरजोर कोशिश की। पिछली बार 2 सीटें आई थी, इस बार उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री के रोड शो हुए, जनसभाएं हुई, गृह मंत्री ने भी कैंप किया और उसका नतीजा यहां देखने को मिला है कि जो नॉन ट्राइबल वोटर हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बहुत ही बड़ा जो हमें जो है फीडबैक देखने को मिला है और उसका परिणाम हो सकता है कि नॉन ट्राइबल वोट कंसोलिडेट होकर भाजपा को मिले, क्योंकि गृह मंत्री ने यहाँ पर शिलोंग में एक जनसभा को फोन से संबोधित करते हुए कहा था कि वो नॉन ट्राइबल्स को यहाँ पर सुरक्षा देंगे। उसके अलावा ट्राइबल्स वोटर जो वोटों की बात करें तो वो विभिन्न पार्टियों में बटा हुआ है। और अब देखना ये होगा कि मेघालय से जी सूरज, अब देखना होगा कि 2 तारीख को जब ईवीएम से बाहर निकलते हैं मत, तो उसमें मतों की संख्या किसकी ज़्यादा होगी, किस दल की ज़्यादा होगी। अपडेट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, मेघालय की बात हो गई है, नागालैंड में क्या स्थिति नजर आ रही है? प्रतिबिंब नागालैंड में अच्छी बात यह हुई है कि 2018 में 80% मतदान हुआ था और अब तक क्योंकि दूर-दराज इलाकों से कैलकुलेशन आ रही हैं, वो ईवीएम्स पहुंच रही हैं, तो मेरी बात हुई थी सीईओ से वहां से, तो वो 85 से 86% तक होने वाला है। मतलब 6% का इंक्रीज है नागालैंड में। और तो मैंने देखा कि कल जब मैं यहाँ दीमापुर के आसपास क्षेत्रों में था मैं, तो मुझे पता चला कि यहाँ जितने भी इलाके हैं वहां पे युवाओं ने अच्छी खासी जो वो थी उन्होंने सहभागिता की और बहुत अच्छे से उन्होंने मतदान किया। तो ये दिखाता है कि यहाँ पे अच्छा जो है वो वोटिंग परसेंटेज होने वाला है। जी, वोटिंग परसेंटेज होने वाला है और 2 तारीख को ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, कौन सरकार बनाने में कामयाब होता है। अपडेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ये तो थी पूर्वोत्तर के 3 राज्यों की स्थिति जिनमें मतदान हो चुका है और अब मतगणना 2 तारीख को होने वाली है। वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में विधान परिषद की 15 सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने विधान परिषद की इन सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की विधान परिषद की 10 सीटों पर मतदान 23 मार्च को होगा, जबकि बिहार की 5 सीटों के लिए मतदान 31 मार्च को होगा। दरअसल इन सीटों के लिए चुने गए विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल मार्च और मई में खत्म होने वाला है। बिहार विधान परिषद की 4 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव और एक सदस्य की मृत्यु के कारण आवश्यक एक अन्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव होगा। चुनाव की अधिसूचना 6 मार्च को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 13 मार्च तक होगी। बता दें कि विधान परिषद के सदस्य विधानसभा, स्थानीय निकायों, शिक्षकों और स्नातकों के अलावा राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अग्निपथ योजना सेना की बेहतरी और राष्ट्र हित में लिया गया एक बेहतरीन फैसला है। 15 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपनी लिखित दलीलें दाखिल कर सकता है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। इसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद भी शामिल थे। जमीन के बदले नौकरी देने के घोटाले के मामले में आरोपी पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत अन्य को दिल्ली की एक अदालत ने समन जारी किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए ये समन जारी किया। इस मामले में कोर्ट ने 15 मार्च को सभी आरोपियों को पेश करने का आदेश दिया है। चार्जशीट में सीबीआई ने लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी और 14 अन्य को आरोपी बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में कमल के आकार के टर्मिनल वाले शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा में कहा कि आने वाले दिनों में भारत को हजारों विमान चाहिए होंगे। जल्द ही भारत में बने यात्री विमान उपलब्ध होंगे। नेचर, कल्चर और एग्रीकल्चर की धरती शिवमोगा के लिए ये नया एयरपोर्ट विकास के नए द्वार खोलने जा रहा है। शिवमोगा वेस्टर्न घाट के लिए मशहूर मलेनाडु का गेटवे है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे के मॉडल का निरीक्षण किया। नया हवाई अड्डा करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल भवन में प्रति घंटे 300 यात्री आ जा सकते हैं। हवाई अड्डे से शिवमोगा और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से संपर्क और पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है। भारत और डेनमार्क के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए 5 दिनों की यात्रा के पहले चरण में दिल्ली आए डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं पर बात की और दोनों देशों के संबंधों की समीक्षा भी की। बातचीत के दौरान उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी बात हुई। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस और उनकी पत्नी क्राउन प्रिंसेस मैरी ऑफ डेनमार्क उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के निमंत्रण पर भारत आए। आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई मनीष सिसोदिया को कड़ी सुरक्षा के बीच राउज एवेन्यू अदालत लेकर आई। सीबीआई ने अदालत से उनकी 5 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था। विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने सीबीआई और मनीष
सिसोदिया के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति को लागू करने में भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। The India Startup Story. Powerful ideas. Dynamic solutions. Innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फटाफट नजर डाल लेते हैं 10 बड़ी खबरों पर। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और क्राउन प्रिंसेस मैरी भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वो आज शाम 4 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने देश की समृद्ध संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और हमारे युवा और बच्चे देश की अनमोल विरासत के महत्व को समझे, ये बहुत आवश्यक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी में अमरोहा और सहारनपुर के दौरे पर होंगे। वो यहां पश्चिमी यूपी की हारी हुई सीटों पर 2024 के चुनाव में जीत की रणनीति तैयार करेंगे। मोरारजी देसाई की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आज सुबह 10:30 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के पात्र पेंशन भोगियों को OROP के बकाये का भुगतान किस्तों में करने संबंधी रक्षा मंत्रालय के पत्र को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। सचिव को अपना रुख साफ करते हुए व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश जारी किया है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास आज डिब्रूगढ़ में अपनी यात्रा समाप्त करेगा। यहां स्वागत समारोह होगा। इस दौरान बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल अन्य केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के साथ शामिल होंगे। बता दें कि 13 जनवरी को PM मोदी ने वाराणसी से इसे रवाना किया था। नीट PG परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार 5 मार्च को आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा टालने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया था कि परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा। ओडिशा को सोमवार को मुंबई में आयोजित 2023 स्पोर्ट्स स्टार SS 2023 अवार्ड में खेल के प्रचार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुंबई में द हिंदू समूह द्वारा आयोजित एक समारोह में द हिंदू के संपादक सुरेश नंबत और महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने ये पुरस्कार दिए। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक आतंकी का शव अभी तक बरामद नहीं किया गया है। इलाके में और भी आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। मुठभेड़ लगातार जारी है। भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव और भारत से ब्रिटिश सेना की वापसी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर आज रात 8 बजे लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाएगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्रिटेन की सुनक सरकार ने उत्तरी आयरलैंड के साथ व्यापार विवाद को हल करने के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ समझौता किया है। ब्रिटेन की सरकार के मुताबिक वो उत्तरी आयरलैंड पर अपने लंबे समय से चल रहे व्यापार विवाद को हल करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते पर सहमति बना चुके हैं। बता दें कि ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच इस समझौते को ब्रेक्जिट के बाद के रिश्तों में खटास लाने वाले और उत्तरी आयरलैंड में एक राजनीतिक संकट को जन्म देने वाले विवाद में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। I welcomed President von der Leyen to Windsor to continue our discussions about the Northern Ireland Protocol. I'm pleased to report that we have now made a decisive breakthrough.
Together, we have changed the original protocol and are today announcing the new Windsor framework. Today's agreement delivers smooth-flowing trade within the whole United Kingdom, protects Northern Ireland's place in our union, and safeguards sovereignty for the people of Northern Ireland. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने यूक्रेन का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने यूक्रेन की मदद के लिए वाशिंगटन की तरफ से मदद को जारी रखने के संकेत दिए। येलेन ने यूक्रेनी प्रधानमंत्री डेनिस शेमहाल से मुलाकात के बाद कहा कि अमेरिका ने सुरक्षा, आर्थिक और मानवीय सहायता में करीब 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक और बहु अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। अपनी यात्रा के दौरान येलेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की। कनाडा सरकार ने शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया है। सरकार ने यह फैसला साइबर सुरक्षा को देखते हुए लिया है। कनाडा सरकार के बयान के मुताबिक आज से प्रभावी रूप से सरकार द्वारा जारी मोबाइल उपकरणों से टिकटॉक एप्लीकेशन को हटा दिया जाएगा। भविष्य में इस ऐप के उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन डाउनलोड करने से रोक दिया जाएगा। अमेरिका के बाद कनाडा ने डेटा संबंधित चिंताओं को लेकर सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। We're making the decision that for government employees, for government equipment, it is better to not have them access TikTok because of the concerns that people have in terms of safety. This may be a first step. It may be the only step we need to take, but every step of the way we're going to be making sure we're keeping Canadians safe. And certainly, I suspect that as government takes the significant step of telling all federal employees that they can no longer use TikTok on their work phones. अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज सुबह अफगानिस्तान में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया, जबकि ताजिकिस्तान में 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। NCS के मुताबिक ताजिकिस्तान में आज सुबह करीब 5:32 पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की कोई आधिकारिक खबर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद बात आर्थिक जगत से जुड़ी हुई बड़ी खबरों की। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया कि भूकंप के कारण तुर्की को 34 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ये राशि भारतीय रुपए में लगभग 2,81,000 करोड़ रुपए है। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को विश्व बैंक ने कहा कि दक्षिणी तुर्की में 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप और उसके बाद के झटकों से देश में 34 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। यूनाइटेड नेशंस से संबद्ध संस्था का कहना है कि उसका अनुमान भूकंप प्रभावित इलाकों में पुनर्निर्माण की लागतों से जुड़ा हुआ नहीं है। विश्व बैंक की ओर से बताया गया कि 34 अरब डॉलर से ज़्यादा की राशि 2021 में तुर्की में के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 4% है। नकदी संकट से जूझ रही स्पाइस जेट ने कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स के बकाया 10 करोड़ डॉलर को इक्विटी शेयरों और अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर में पुनर्गठित किया है। कंपनी ने जारी बयान में बताया कि कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स अपने कर्ज के बदले में एयरलाइंस में 7.5% हिस्सेदारी हासिल करेगी। बता दें कि कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स एक पट्टा कंपनी है। स्पाइसजेट के मुताबिक उसके निदेशक मंडल की बैठक में कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स को 2.25 करोड़ डॉलर मूल्य के शेयर 48 रुपये प्रति शेयर या सेबी द्वारा तय भाव जो भी ऊंचा होगा उस पर जारी करने की मंजूरी दी है। और बात कर लेते हैं होली की ब्रज क्षेत्र के बरसाना में आज लठमार होली मनाई जाएगी। इस अवसर पर देश विदेश के श्रद्धालु यहां आते हैं, इसलिए इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बरसाना में लठमार होली का आयोजन सुचारू
पूर्वक संपन्न कराने के लिए तकरीबन 2750 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। खुफिया विभाग के पुलिसकर्मी भी सादे कपड़े में रहकर निगरानी करते रहेंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कस्बे के प्रवेश द्वारों पर 77 बैरियर लगाकर 39 स्थानों पर वाहनों को पार्क करने के लिए पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। रविवार को बरसाना की तरफ जाने वाले सभी वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। बता दें कि बुधवार 1 मार्च को फाल्गुन शुक्ल दशमी पर नंदगांव रंग भरनी एकादशी पर श्री कृष्ण जन्मस्थान में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में रंग भरी होली के कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच खेली जाएगी। वहीं मथुरा जिले में वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन ने होली पर्व पर उमड़ने वाली संभावित भारी भीड़ के मद्देनजर 7 मार्च तक मंदिर में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को साथ न लाने की अपील जारी की है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 28 फरवरी से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 28 फरवरी साल 1987 से भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। भारत सरकार ने साल 1986 में इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस दिन को मनाने की खास वजह है। दरअसल इसी दिन सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए साल 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीवी रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और लोगों में वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देकर एक सकारात्मक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्कृति का निर्माण करना है। 28 फरवरी साल 1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन हुआ। ये भारत के पहले राष्ट्रपति और महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। सारा देश इन्हें सम्मान से राजेंद्र बाबू कहता था। महात्मा गांधी के प्रबल समर्थक राजेंद्र बाबू नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए। आजादी के बाद ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बाद इन्होंने साल 1962 में अवकाश की घोषणा की। साल 1962 में ही इन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया।